So hello Tectonic family, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. So let's get started. सो टेक्टोनिक फैमिली, जिस तरह के आज की इस वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन देख के आपको पता लग रहा होगा कि आज हमने कर्सर इन सीक्वल क्या होता है उसके बारे में बात करनी है। ये बड़ा ही यूनिक टॉपिक है सीक्वल के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं। Cursor in SQL. A cursor is a database object used to retrieve, manipulate and traverse rows one at a time। मतलब एक टाइम के अंदर, मतलब एक ही टाइम है, मतलब कोई भी आपके टेबल को अफेक्ट करता है, आपके डेटाबेस का ये ऑब्जेक्ट होता है। आपके किसी भी टेबल को इसने किस तरह इफेक्ट करना है या उसे क्या काम करना है, फॉर एग्जांपल कोई रिट्रीवल है, मैनिपुलेशन है, तो ये किसी एक रो को एट अ टाइम उसको अफेक्ट कर सकता है। इफेक्ट से मुराद ये नहीं कि उसको खराब कर देगा, इफेक्ट से मुराद है कि मतलब किसी एक रो के ऊपर काम करेगा या कुछ भी इस तरह। अनलाइक सेट बेस्ड ऑपरेशंस, कर्सर्स प्रोसेस डाटा रो बाय रो। मतलब आपके फॉर एग्जांपल एक किसी टेबल के अंदर 10 रोज हैं और आपका ये कर्सर इफेक्ट जो कि डेटाबेस का ऑब्जेक्ट होता है, ये रो बाय रो 10 दफ़ा चलेगा और फिर इसके बाद आपको रिटर्न में, फॉर एग्जांपल आप डाटा रिट्रीव कर रहे हैं, तो ये आपको 10 दफ़ा चलने के बाद एक रिजल्ट सेट बना के डाटा दे देगा। Cursors allow developers to work on individual row of a result set when logic requires sequential or iterative, iterative operations that are hard to perform with standard SQL queries। देखें, जो कर्सर है ना, ये हम एज अ डेवलपर इसको इसलिए काम करते हैं, इसको यूज़ करके कि हमें कोई हमारे रिजल्ट सेट में कोई हमारी स्पेसिफिक लॉजिक है जिसके मुताबिक हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रोज चाहिए किसी भी टेबल की। मतलब कोई भी पैरामीटराइज भी काम हो सकता है कि आपको किस स्पेसिफिक पैरामीटर के अगेंस्ट आप कुछ कर रहे हैं, तो वो इंडिविजुअली डाटा लेके आएगा उसके मुताबिक। तो ये इन कुछ सीक्वल के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं क्यूरीज के, तो ये उसके मुताबिक हमें इसे डाटा परफॉर्मेंस में कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है व्हेन टू यूज़ कर्सर्स। अब हम कर्सर्स किन किन जगह पे, किन पॉइंट्स पे हम यूज़ कर सकते हैं। परफॉर्मिंग रो बाय रो ऑपरेशंस, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आपकी किसी एक टेबल के अंदर 10 रोज हैं, तो आपकी वो रो बाय रो डाटा की, अब आपकी वो है कि आपने फॉर एग्जांपल कोई कैलकुलेशन करवा रहे हो, आप डाटा रिट्रीवल के लिए आज से कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो उसने रो बाय रो चलना है, स्टेप बाय स्टेप। कि जैसे पहले फर्स्ट रो के अगेंस्ट जो भी आपका मतलब कंडीशन है या कुछ भी, उसके अगेंस्ट डाटा लेके आएगा, फिर इसी तरह सेकंड, थर्ड, बाय सो ऑन। फिर से अगला पॉइंट आता है डायनेमिक डाटा प्रोसेसिंग इन स्टोर प्रोसीजर और स्क्रिप्ट्स। अब ये डायनेमिक डाटा प्रोसेसिंग किस तरह करता है, जब हम स्टोर प्रोसीजर में फॉर एग्जांपल कोई चीज़ एज अ पैरामीटर हम इंसर्शन करवा रहे हैं किसी चीज़ की, जब हम इंसर्ट करवा रहे होते हैं डाटा को, तो वो किसी एक पैरामीटर को पकड़ के जब हम स्टोर प्रोसीजर एग्जीक्यूट करवाना होता है, जैसे अपडेट किसी एक स्पेसिफिक हम चाह रहे हैं किसी रो को अफेक्ट करे, कि जैसे आपने यूज़र का नाम भेजा, यूज़र का नाम पहले अली था, फिर अब आपने अहमद भेज दिया, तो वो जब इफेक्ट होके आ रही है तो वो किसी एक यूनिक कॉलम जो कि उसका हम उसको कह सकते हैं उसके प्राइमरी की, जो उसकी इंक्रीमेंटल आईडी होती है, हमने उसके अगेंस्ट उसको अपडेट करवाना है, तो ये डायनेमिकली उस पैरामीटर के थ्रू उसको अपडेट करेगा। सिचुएशंस वेयर सेट बेस्ड लॉजिक इज इनफ्लेक्सिबल। अब ये कुछ इस तरह की सिचुएशंस होती है कि हम सेट बाय सेट टेबलों को अफेक्ट करवा रहे होते हैं, मतलब कोई डिलीशन है, कोई इंसर्शन है, तो ये उसके अंदर ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है कि हम इसमें इंडिविजुअली काम चलता है, स्टेप बाय स्टेप। Cursors are ideal for tasks where each row needs distinct logic that can't be handled using standard select, insert, update और delete operations। कि आप ये नॉर्मली जो अपडेट इंसर्शन की जो प्रोसीजर होते हैं, जो सीक्वल हमें रेकमेंड करता है बाय डिफ़ॉल्ट, हम उसके मुताबिक इसको यूज़ करते नहीं कर सकते। ये बड़े ही यूनिक इसमें आइडियोलॉजी कह सकते हैं, होती है चीज़ों को अफेक्ट करने के लिए। टाइप्स ऑफ कर्सर इन सीक्वल। स्टैटिक कर्सर।
स्नैपशॉट ऑफ द डाटा डज नॉट रिफ्लेक्ट चेंजेस। अब स्नैपशॉट होते हैं हमारी चीज़ें, जैसे कि हमने कोई हमारा डाटा इफेक्ट हुआ है तो हमने कोई एक पैरामीटर उठाना होता है किसी भी जगह से, तो और ना हमारे उस डाटा को कोई किसी भी लिहाज से इफेक्ट कर सके, तो ये स्टैटिक कर्सर होते हैं कि उन्होंने स्टैटिक पॉइंट उठाया और उसको पास कर दिया। फिर बात आती है डायनेमिक कर्सर की। रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द रिजल्ट सेट एज दे अकर। अब जैसे ही के कोई भी अफेक्ट हुआ आपकी मतलब रो के अंदर किसी भी डाटा के अगेंस्ट, किसी भी कॉलम के अगेंस्ट, तो वो जैसे ही डाटा रिफ्लेक्ट करता है तो ये आपका कर्सर अफेक्ट होके उस चेंज को उठाता है। ये डायनामिक कर्सर होते हैं। फॉरवर्ड ओनली कर्सर मूव फॉरवर्ड थ्रू द रोज, लेस मेमोरी इंटेंसिव। अब जिस तरह आपकी रोज स्टेप बाय स्टेप मूव कर रही होती हैं और आपकी जो मेमोरीज वो इस लिहाज से बहुत ज़्यादा कम यूज़ होती है, जो आपके सिस्टम की सर्वर की आपकी मेमोरीज होती हैं, तो ये उसके लिहाज से अगर स्टेप बाय स्टेप चल रहा होता है तो ये पिछले पॉइंट को ख़त्म करके दूसरे पे जाता है, दूसरे को ख़त्म करके तीसरे पे जाता है, तो इस लिहाज से इसका मेमोरी जो इंटेंसिव होती है चीज़ें वो भी लेस होती हैं। की सेट ड्रिवन कर्सर्स। अब की सेट ड्रिवन कर्सर्स क्या होते हैं? रिफ्लेक्ट्स चेंजेस टू डाटा बट नॉट टू द स्ट्रक्चर। अब अगर हम की सेट ड्रिवन कर्सर की बात करें तो ये उन चेंजेस को डाटा में जो कि रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं उनको हमें शो करवाता है इन रिजल्ट सेट, या जिस लिहाज से भी हम उसे गेट करना चाह रहे हैं, ना कि हमारे स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है। तो ये इसकी टाइप्स में डायनेमिक और की सेट ड्रिवन ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं अगर आप पैरामीटराइज या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से एसवी के अंदर ही इसकी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। अगर किसी पॉइंट पे आप कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। ईच कर्सर टाइप हैज स्पेसिफिक यूज केस, बैलेंसिंग परफॉर्मेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। वही बात है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अगेंस्ट ये चलेगा। अभी आप जानते हो कि आपने इसको किस लिहाज से चलाना है, पैरामीटर्स में भेज के, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट भेज के, ये डिपेंड करती है आपकी कंडीशन या आपकी एप्लीकेशन के ऊपर। फिर बात आती है इसके लाइफ साइकिल की, कर्सर लाइफ साइकिल। डिक्लेयर द कर्सर। अब आप डिक्लेरेशन करते हैं, डिफाइन द रिजल्ट सेट, मतलब आप रिजल्ट सेट डिफाइन कर रहे हैं, आप डिक्लेयर करते हैं फिर उसके लिए कर्सर कि वो किस तरह चलेगा। ओपन द कर्सर, पॉपुलेट। अब पॉपुलेट द कर्सर विद डाटा। अब जैसे ही आपने फॉर एग्जांपल कोई चीज़, हमारे पास इस तरह के यूज केसेस भी होते हैं नॉर्मल रूटीन में कि आपने जिस तरह डाटा इंसर्ट किया उसी कॉल के सबमिशन के बाद सक्सेस में उस फंक्शन को जो डिटेल गेट कर रहा होता है आप बनाते हैं, तो वो उसको दोबारा कॉल करके जैसे ही डाटा सेंड हुआ उतनी ही स्पीड में वापस आपको डाटा फैच करके ला के रिजल्ट साइड में पॉपुलेट कर देता है। तो ये कर्सर आपके डाटा में इस लिहाज से इफेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। फैच द डाटा, रिट्रीव रोज फ्रॉम द कर्सर। ये सिंपल वही चीज़ है कि कर्सर के इफेक्ट के ऊपर रोज रिट्रीव करता है। प्रोसेस द डाटा, परफॉर्म डिजायर लॉजिक ऑन ईच रो। आप हर रो के अगेंस्ट अगर आप चाहते हैं कि किस लिहाज से आपने इंडिविजुअली डाटा को गेट करना है आप वो भी कर सकते हैं। क्लोज द कर्सर, रिलीज मेमोरी यूज बाय द कर्सर। जो मेमोरी यूटिलाइज हो रही होती है जब क्लोज द कर्सर इसका लाइफ साइकिल कॉल की जाती तो ये जो आपकी मेमोरी यूटिलाइजेशन होती है उसको रिलीज कर देता है और ख़त्म कर देता है। डीएलोकेट द कर्सर, रिमूव द कर्सर डेफिनेशन। अब इसका कुछ इस तरह का सीन होता है कि आप स्टार्ट और एंड करते हैं ना, तो आपकी एंडिंग पॉइंट जो होता है ना आप उसको डीएलोकेट करते हैं कर्सर को, ताकि आपकी जो कर्सर डेफिनेशन है वो स्टॉप हो और आपकी मेमोरी यूटिलाइजेशन खत्म हो जाए जो कि आपके कर्सर यूज कर रहे होते हैं। द स्ट्रक्चर लाइफ साइकिल इंश्योर्स एफिशिएंट मेमोरी यूसेज एंड अवॉइड कर्सर रिलेटेड इशू। जो स्ट्रक्चर लाइफ साइकिल होता है ना वो आपका इंश्योर करता है कि जो आपका मेमोरी यूसेज है, मेमोरी इंजप्शन है, किस लिहाज से आपके सर्वर पर लोड आ रहा है, तो ये उसको अवॉइड करता है। अगर आप कर्सर को मतलब यूज करते कोई आप इशू फेस करते हैं तो उसको अवॉइड करता है, उसे इग्नोर करता है। ये इसका कुछ इस तरह का सिंटेक्स होता है जिसमें जैसे आप ये देख रहे हैं कि हम डिक्लेरेशन कर रहे हैं कर्सर नेम की। जैसे डिक्लेयर कर्सर नेम, कोई भी आप कर्सर का नाम रख सकते हैं। कर्सर फॉर, अब कर्सर किस लिए है आप उसमें सिलेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है सिलेक्ट
क्लोज आप इसमें कीवर्ड यूज कर रहे हैं कॉलम 1 एंड कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम, मतलब कोई एक टेबल से आपने दो कॉलम उठा लिए, ओपन कर्सर कर दिया, ओपन के कर रहे हैं कर्सर नेम, आपने जो कर्सर डिक्लेयर किया वो, अब उसमें आप क्या कर रहे हैं फेच नेक्स्ट फ्रॉम कर्सर नेम इनटू दो तरह के आपने वेरिएबल जैसे फॉर एग्जांपल पास कर दी, तो वो उनके अंदर आपकी कॉलम के अगेंस्ट वो चीज़ें इंसर्ट होगी नेक्स्ट के लिए। वाइल फेच स्टेटस इज इक्वल टू जीरो, मतलब अगर तो जो आपकी फेचिंग स्टेटस है वो फॉल्स है तो फिर इस चीज़ को प्रोसीजर को बिगिन करते फेच नेक्स्ट प्रोसीजर ने और वो इंसर्ट करवा दे। फिर उसके बाद आपने कर्सर क्लोज किया और उसे डीएलोकेट कर दिया अपने कर्सर को, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। दिस सिंटेक्स illustrate the complete workflow of declaring, using and releasing a cursor। आप किस तरह कर्सर को यूटिलाइज कर सकते हैं, इस सिंटेक्स के मुताबिक आप कम्प्लीटली इस चीज़ को सीख सकते हैं। फिर बात करें इसकी एग्जांपल की, कर्सर फॉर रो बाय रो अपडेट, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जैसे मैंने आपको बताया था रो बाय रो किस लिहाज से अपडेट होता है, किस लिहाज से कर्सर चल सकता है, तो उसमें सबसे बेहतरीन ऑप्शन होती है एक, जैसे आपको एग्जांपल से समझ लगेगी, आप एम्प्लॉय कर्सर के नाम से आपने डिक्लेरेशन किया कर्सर की, जिसमें आप सेलेक्ट कर रहे हैं एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, और आप उसमें ये भी डिफाइन कर रहे हैं कि जो कि डिपार्टमेंट सेल्स के होंगे उनके। अब आपने ये अपना कर्सर ओपन किया है जिसमें आप कह रहे हैं कि फेच नेक्स्ट फ्रॉम एम्प्लॉय कर्सर जो आपका कर्सर है, और आप इंसर्ट कर रहे हैं पैरामीटर्स जो कि एम्प्लॉय आईडी और सैलरी के थे, ये तब ये होंगे जब ये आपकी जो फेचिंग स्टेटस है वो फॉल्स होगा। फिर उसके बाद आप उसमें कैसे इंसर्ट कर रहे हैं वो देखें। अब आपने बिगिन किया अपडेट, अब इसमें अपडेशन हो रही है, एम्प्लॉय सेट सेट क्या करें, सैलरी को करें और सैलरी मल्टीप्लाई बाय 1.10, जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आपका वो पैरामीटर है जो भी आप पास कर रहे हैं। फिर दोबारा हमने फैच किया, अपने कर्सर में इंसर्शन की और ख़त्म, एंड किया और उसको डीएलोकेट कर दिया। दिस कर्सर fetches each employee salary in the salary department, applies as 10% increment and updates the table। अब इसमें 10% इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब टोटल जो भी सैलरी है उसके अगेंस्ट 1.10 जो उसका 10% बनता है, उस सैलरी का सैलरी के अगेंस्ट जो भी 10% बनता है वो ये है, उसके अंदर इसको मल्टीप्लाई करवा दिया सैलरी के साथ और उसको इंसर्ट कर दिया ताकि वो जो 10% इंक्रीमेंट है वो इंसर्ट हो जाए। फिर इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस में क्या है, इनेबल कॉम्प्लेक्स रो लेवल लॉजिक, ये आपकी जो है कॉम्प्लेक्स रो जो रो लेवल लॉजिक होती है आपने इंडिविजुअली एक रो के ऊपर इम्प्लीमेंट करनी, तो ये उस पर किस तरह काम करती है वो का चीज़ है। यूजफुल इन प्रोसीजरल लॉजिक विद इन स्टोर प्रोसीजर, आप स्टोर प्रोसीजर में भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोवाइड फाइन ग्रेन कंट्रोल ओवर डाटा मैनिपुलेशन, आपका डाटा किस तरह मैनिपुलेट हो रहा होता है आप उसको उस चीज़ को देख के इस पर काम कर सकते हैं। कर्सर शाइन इन सिनेरियो वेयर रो बाय रो कंट्रोल इज नेसेसरी फॉर इटरेटिव ऑपरेशन और डायनेमिक अपडेट्स, आपका जो कर्सर का सीन है ये सिनेरियो होता है रो बाय रो का, जो कि आपकी कंट्रोल को ज़्यादा कॉन्फिडेंट होके उस चीज़ पर डायनेमिकली अगर अपडेशन करनी है तो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से पकड़ता है। फिर बात करें डिसएडवांटेजेस की, परफॉर्मेंस ओवरहेड, स्लोअर देन सेट बेस्ड ऑपरेशन, ये सेट बेस्ड ऑपरेशन जो होते हैं कंबाइंड जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा पे होते हैं उसकी निस्बत ये स्लो होता है क्योंकि इसने स्टेप बाय स्टेप रो बाय रो चीज को फैक्ट करना होता है। रिसोर्स इंटेंसिव, यूज मोर मेमोरी एंड सीपीयू, ये इस चीज़ को ज़्यादा अफेक्ट करता है। अगर आप रो बाय रो चीज़ों को चला रहे होते हैं ना तो वो आपकी मेमोरी यूटिलाइजेशन है वो ज़्यादा चलती रहती है अनटिल अनलेस आप उसको डीएलोकेट ना करो उस कर्सर को, तो फिर वो एकदम ही उस चीज़ को स्टॉप करके रोक देता है और ख़त्म कर देता है। लेकिन ये एक डाउनफॉल है कर्सर का। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज डाटा सेट ड्यू टू स्केलेबिलिटी इशू, अब ये लार्ज डाटा सेट के लिए क्यों ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि इसने रो बाय रो अफेक्ट करना है, रो बाय रो चीज़ों को चलाना है, इसने कंप्लीट बेस जो होती है सेट बेस एप्लीकेशन उसको अफेक्ट नहीं करना। उसके लिए आपको दूसरी अपनी क्यूरीज भी लिखनी पड़ती हैं
उसमें सब क्यूरीज वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। कर्सर शुड बी अवॉइडेड इन परफॉर्मेंस क्रिटिकल और लार्ज स्केल ऑपरेशन अनलेस नो अदर अल्टरनेटिव एग्जिस्ट। अगर कोई इस तरह की आपके पास ऑप्शन नहीं है जिसको यूज़ करते आप उसकी परफॉर्मेंस पे कोई काम कर सको, तो फिर तो आपकी मजबूरी है कर्सर को यूज़ करना। वैसे तो एक से बढ़कर 10 चीज़ें आ गई अब ऐसी कि जो आपकी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है, बेहतर करती है। अगर तो किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी इसमें आप ऑप्टिमाइज किस तरह करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को सीक्वल के अंदर जाके, तो वो जाके लाजमी देखें, मेरी इस प्लेलिस्ट का हिस्सा है। तो फिर ये चीज़ें, ये कुछ पॉइंट्स हैं इस तरह के कि जिनको आप देखते हुए अपनी ये जो इसकी मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अल्टरनेटिव जो है ना कर्सर्स के, अगर आप यूज़ कर सकते हैं सेट बेस्ड ऑपरेशन के लिए। फॉर एग्जांपल वेयर क्लॉज होते हैं, ग्रुप बाय होते हैं, जॉइंस होते हैं, अगर बल्क में डाटा आपको अपडेट करना है। फिर इसी तरह सीटीज होते हैं, मतलब कॉमन टेबल एक्सप्रेशन होते हैं, और विंडो फंक्शन होते हैं। ये काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो आप अगर तो आप कर्सर को यूज़ नहीं करना चाह रहे तो उनके अगेंस्ट आ सकती है। लेकिन ये आपकी जो जैसे कह सकते हैं ना मिनिमाइज स्कोप, अगर आपकी एप्लीकेशन का मतलब छोटा सा स्कोप है कोई, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। और हमेशा क्लोज और डिसएलोकेट लाजमी करें कर्सर को, क्योंकि ये आपकी जो रिसोर्स होता है आपकी मेमोरी का, उसको ख़त्म करता है, उसको फ्री करता है फिर। सही है। फिर बात अगर करें कि ये फ्लेक्सिबल है ज़्यादा, जो इसका प्लस पॉइंट है, ये रो बाय रो इफेक्ट करता है, तो ये इसकी जो प्रोसेसिंग है ना सीक्वल में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है। और फिर इसी तरह अब ये अब आपके ऊपर डिपेंडेड है कि आपने इस चीज़ को किस तरह लेके चलना है। क्योंकि मैंने खुद भी बहुत दफ़ा यूज़ किया है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। लेकिन ये लार्ज स्केल पे जो एप्लीकेशन होती है ना उन पे ज़्यादा बेहतर काम नहीं करता, क्योंकि उसमें मेमोरी को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। ये रो बाय रो इफेक्ट करता है, सबसे बड़ा डाउनफॉल इसको ये कहते हैं। लेकिन कई जगहों पे इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा भी होता है, यहाँ पे हमें बल्क अपडेट नहीं चाहिए होती चीज़ें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में किसी यूनिक टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। So don't forget to like, subscribe, and share. Thank you.